क्या आपने कभी सोचा है कि 90% से भी ज़्यादा ट्रेडर्स मार्केट में पैसा क्यों गंवा देते हैं और वो पहले ही 1-2 साल में ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। सो लेट मी अवेयर यू ऑल दैट ट्रेडिंग इज नॉट इजी। हम बहुत बार इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ट्रेडिंग इज इजी, मेकिंग मनी इन ट्रेडिंग इज इजी, लेकिन ट्रेडिंग उतना आसान नहीं है जितना आसान हम सोचते हैं या लगता है। सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ये जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं वो प्रोफेशन कैसा है। इट इज़ स्ट्रेसफुल एंड इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है, बट एट द सेम टाइम ये पूरी दुनिया में मोस्ट रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। सो गाइज, चलिए आज बात करते हैं 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स की, ऐसी गलतियाँ जो मैंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी में की और उनसे मैंने क्या क्या सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स जो हैं वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि वही सेम गलतियाँ आप नहीं करें और आप अपना पैसा और टाइम और एफर्ट्स बचा पाएँ। सो चलिए शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो ये है कि ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स लॉन्ग टर्म में रिलायबल नहीं होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है गाइज? मैंने मेरी ट्रेडिंग के स्टार्टिंग के डेज में, मेरी ट्रेडिंग की जर्नी को मोर देन 10 ईयर्स हो चुके हैं। सो स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने बहुत सारी बुक्स स्टडी की। लिखा हुआ है बुक्स में, मेजॉरिटी ऑफ बुक्स हैव मेंशन दैट जो ओवरबोट और ओवरसोल्ड लेवल्स होते हैं वहाँ से प्राइस की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। सपोज कि यदि मार्केट में या फिर किसी स्टॉक की प्राइस ओवरबोट लेवल तक पहुंच चुकी है तो वहाँ से वो अपोजिट डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स पे प्राइस कई दिन से लेके कई वीक्स तक और कभी कभी तो कई महीनों तक प्राइस ओवरबोट या ओवरसोल्ड लेवल्स में रहती है। तो हमें कैसे पता होगा कि कब प्राइस ओवरबोट लेवल से यू टर्न लेने वाली है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली है? वी नेवर नो। सो इसलिए लॉन्ग टर्म में ओवरबोट और ओवरसोल्ड लेवल्स रिलायबल नहीं होते हैं। हाँ, बहुत बार ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स एक्यूरेटली बताते हैं हमें, बट उसका परसेंटेज उतना अच्छा नहीं है। वो रफली 50-60% हमें बता पाते हैं। अदर 40% टाइम्स आपको वो गलत इंडिकेशन ही देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे जो मैंने मेंशन कर रखे हैं ये ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स हैं। यहाँ पे RSI एंड स्कोटिक्स इंडिकेटर्स जो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस इज एट ओवरबोट और ओवरसोल्ड लेवल्स एंड नाउ प्राइस शुड गो इन दी अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन प्राइस जो है वो स्टिल ट्रेंड में बनी हुई है। यदि प्राइस ओवरसोल्ड लेवल पे है तो भी प्राइस इज फॉलिंग डाउन, मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो आप देख सकते हैं कि प्राइस इज नॉट फॉलोइंग दी ओवरसोल्ड एंड ओवरबोट लेवल्स। सो अभी सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है गाइस, उसकी हम बात करते हैं। वो ये है कि 200 EMA इज द ओनली मूविंग एवरेज आई नीडेड ऑन माई चार्ट। मैं यदि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल की बात करूं तो मैं मेरे चार्ट पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो 200 EMA को फॉलो करता हूं। लेट मी गिव यू ए फेमिलियर एग्जाम्पल। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने अपने चार्ट पे 5-6 इंडिकेटर्स लगाए होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स, चाहे वो RSI हो, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो, या फिर जो भी इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हो। आपने 5-6 इंडिकेटर्स लगाए और उसके बाद में आफ्टर ए बैड वीक यू रिमूव मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स और आप फिर दूसरे कोई इंडिकेटर्स या दूसरे कोई कॉम्बिनेशंस लगाते हो और फिर एक वीक या कुछ टाइम के बाद में फिर आप चेंज करते रहते हो। सो लेट मी टेल यू गाइज कि स्टार्टिंग के अंदर मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं मेरे चार्ट को, जो भी टाइम फ्रेम पे चार्ट है उसको मैं पूरा इंडिकेटर से भरा हुआ रहता था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रखता था। लेकिन ट्रूथ इज़ कि आप जितने कम इंडिकेटर्स यूज़ करोगे, जितना सिंप्लीफाई रखोगे ट्रेडिंग को, उतना क्लियरली आप देख पाओगे। बहुत ज़्यादा यदि आप इंडिकेटर्स में उलझ गए तो आप क्लियरली देख नहीं पाओगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक बेटर एनालिसिस के लिए आप जितना सिंप्लीफाई करके रखोगे उतना बेटर है। वाई 200 EMA? ये जो हमारा 200 EMA है ये इतना रिलायबल क्यों है?
इसके पीछे एक थ्योरी तो ये होती है गाइस कि many institutions like banks, like hedge funds, like forex dealers or other stock dealers, वो सब लोग 200 EMA को फॉलो करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 200 EMA जो है ये हमें प्राइस के बारे में और मार्केट की डायरेक्शन के बारे में या फिर किसी भी स्टॉक की डायरेक्शन के बारे में बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता है। और 200 EMA आप देख पा रहे होंगे कितने कितने ईजी एंट्री पॉइंट्स आपको दे रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो। ये बहुत ईजी टू इंटरप्रेट एंड ईजी टू ट्रेड वाला एक ट्रेड सेटअप बना के आपको दे देता है। सो गाइज, अभी बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन की। डेमो ट्रेडिंग won't accurately predict how you will perform in a real market. So guys, डेमो ट्रेडिंग जो होती है वो यदि आप डेमो ट्रेडिंग में 100% प्रॉफिटेबल है, आपकी एक्यूरेसी यदि 100% भी है, तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो एक्चुअल में ट्रेडिंग करेंगे, जो रियल ट्रेडिंग करेंगे, उसमें भी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो इसके पीछे रीजन क्या है गाइस? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि डेमो ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है वो डेमो ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं होता है। रियल ट्रेडिंग में आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आने लग जाता है जब आप एक ट्रेड आपका लॉस में चला जाता है, फिर आप जैसे जैसे लॉस में जाते हैं आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आने लगता है। लेकिन डेमो ट्रेडिंग में वैसा कुछ भी नहीं है। सो जब तक आप रियल मनी के साथ में ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक आप अपने इमोशंस को, अपने माइंडसेट को, अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर पाते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको क्या सजेस्ट कर सकता हूँ? मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी आप डेमो ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन तब तक ही प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप उसके अंदर एक्यूरेसी अच्छी हासिल नहीं कर लेते हैं। जैसे ही आपने अपनी एक्यूरेसी, आपकी जो टारगेटेड लेवल्स हैं एक्यूरेसी के, वो आपने हासिल कर लिए, उसके बाद में आप एक छोटा अकाउंट खोलिए, उसमें छोटा कम मार्जिन आप उसमें ऐड कीजिए और कम मार्जिन के साथ में जो स्ट्रेटजी आपकी डेमो अकाउंट में प्रॉफिटेबल है वो स्ट्रेटजी कम पैसे के साथ में उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ में जब आपको लगे कि हाँ आप प्रॉफिटेबल होते जा रहे हो आफ्टर ए मंथ और 2, then you can increase your investments. So guys, अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ इम्पोर्टेंट लेसन की। वो ये है कि losing money in trading is good. मार्केट में जब हम पैसा हारते हैं तो वो एक अच्छी बात है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है, लेकिन let me explain you. A losing trade can teach us way more than ए प्रॉफिटेबल ट्रेड। यदि हमने कोई ट्रेड लगाया और वो ट्रेड का यदि टारगेट हिट हो रहा है तो उसमें हमें उतनी नॉलेज और उतना लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जितना एक नुकसान वाले ट्रेड में मिलेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब भी आपका ट्रेड नुकसान में जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हो कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा ट्रेड लॉस में गया। यदि आप एंड ऑफ द डे एनालिसिस करोगे देन यू विल रियलाइज कि आपने क्या मिस्टेक्स की। सो जो लूजिंग ट्रेड है वो आपको बताएगा कि आपने क्या गलतियां की। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, मेक श्योर दैट यू नेवर रिपीट द सेम मिस्टेक्स अगेन। तो गाइज, अभी बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ इम्पोर्टेंट लेसन की। वो ये है ट्रेड ए स्ट्रेटेजी दैट सूट्स यू। आप ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए जो स्ट्रेटेजी आपको सूट करती हो। बिकॉज क्या होता है कि मान लो कि आपने कहीं यूट्यूब पे या किसी बुक में या किसी आर्टिकल में आपने कोई स्ट्रेटेजी देखी, पढ़ी, समझी, और लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है। सो वो स्कैल्पिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत फास्ट पेस्ड होती है। तो आप स्विंग ट्रेडिंग वाले बंदे यदि आप स्कैल्पिंग करोगे देन नो मैटर हाउ गुड द स्ट्रेटेजी इज, ये फर्क नहीं पड़ता है कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी है, यदि आप स्विंग ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हो, स्कैल्पिंग में अनकंफर्टेबल हो, तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो। आप अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी भी आपको लॉस ही देके जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
analyze your risk aversion, your risk tolerance. Always find what risk to reward ratio is suits you. उसके बाद में आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आप स्कैल्पिंग में कंफर्टेबल हैं, या फिर आप इंट्राडे में कंफर्टेबल हैं, या फिर आप डे ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हैं, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हैं, या पोजिशनल ट्रेडिंग में, या इन लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कंफर्टेबल हैं. फाइंड वो विच स्ट्रेटजी और विच प्रैक्टिसेस आर सूट्स योर पर्सनैलिटी टाइप्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको मैं एक लेसन बताने जा रहा हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में काफ़ी लेट उसको रियलाइज़ किया. होता क्या है, जब हम मार्केट में आते हैं या फिर जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि कैसे हम हमारी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाएं. हमारा फोकस सिर्फ पैसे पे होता है कि हम ज़्यादा पैसा कैसे बनाएं. हमारा फोकस होना चाहिए, आवर फोकस शुड बी ऑन प्रिजर्विंग दी कैपिटल. हमारा फोकस होना चाहिए कि हम हमारी जो कैपिटल है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उसको कैसे हम सिक्योर करें, उसको कैसे हम लॉसेस को कैसे कम से कम करें ताकि हमारी कैपिटल सेफ रहे. हमारी ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हम हमारी कैपिटल का ज़्यादा नुकसान ना होने दें. सो गाइज, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि मान लो कोई ग्लास है या फिर कोई भी बर्तन है, यदि उसके अंदर छेद है, उससे पानी नीचे गिर रहा है, तो नो मैटर आप उसको कितना भर दो, यदि उसमें से पानी लीक हो रहा है, पानी गिर रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर पानी नहीं बचेगा. तो सेम गोज विद अस. यदि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, यदि हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसमें, तो फ़र्क नहीं पड़ता है हम कितना पैसा बना लें. यदि हम हमारी कैपिटल को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हमारे अकाउंट में नहीं बचने वाला है. सो फोकस ऑन प्रिजर्विंग द कैपिटल. ऐसी स्ट्रेटजी आप अपनी अप्लाई करो, ऐसा उसमें मॉडिफिकेशन करो कि आपके लॉसेस जो हैं वो कम हो. आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आप कितना अमाउंट ऑफ मनी आप उसको रिस्क कर सकते हो, कितना. इट शुड बी कैलकुलेटेड. आप गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ में मत आया करो ट्रेडिंग के अंदर. पहले स्टार्टिंग में मेरा भी गैम्बलिंग माइंडसेट था कि मैं पैसा बनाऊं, कि मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे पैसे में प्रॉफिट, सिर्फ मेरा फोकस वहीं होता था. तो वो एक गैम्बलिंग माइंडसेट होता है. यदि आप वैसा कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं. सो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके पास में कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिवॉर्ड होना चाहिए, और उसी को आप फॉलो करें अपनी स्ट्रेटजी को. और एक लास्ट चीज़ मैं आपको गाइज ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से पहले एक ब्रेक इवन ट्रेडर आपको बनना जरूरी है. बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम यदि एक महीने का एनालिसिस करते हैं, एक क्वार्टर का एनालिसिस करते हैं, वी फाउंड इन द वेरी बिगिनिंग दैट वी आर मेकिंग लॉस. स्टार्टिंग में हम लॉस कर रहे होते हैं. तो प्रॉफिट में जाने से पहले का जो पड़ाव है, उससे पहले हमें एक ब्रेक इवन लेवल पे आना होगा. पहले हम लॉस बनाते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लेवल क्या होता है, नेक्स्ट लेवल हमें जहाँ तक पहुँचना है वो है कि हम ब्रेक इवन लेवल पे आ गए कि अब ना हम लॉस कर रहे हैं, हम महीने में 100 ट्रेड ले रहे हैं, 50 ट्रेड ले रहे हैं, तो हम उस लेवल पे आ गए कि ना हमारा लॉस है ना हमारा प्रॉफिट है. ब्रेक इवन लेवल पे पहुँचने के बाद में नेक्स्ट लेवल होता है कि आप प्रॉफिटेबल धीरे धीरे आप ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल बनते जा रहे हो और आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है. दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, योर ट्रेडिंग जर्नी. सो गाइज, आज के लिए इतना ही. यदि इनमें से कुछ भी पॉइंट आपके काम आए या आपको लगा कि वो एक वर्थ है, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट. एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो, जस्ट कमेंट इट एंड आई विल मेक श्योर दैट कि मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूँ. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच.